नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दिल्ली एनसीआर समेत देश के अन्य राज्यों में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। यह बीमारी मच्छर के काटने पर होती है। ये व्हाइट सेल्स को नुकसान पहुंचाने के साथ ही प्लेटलेट्स को तेजी से गिरा देती है। इसकी वजह से शरीर में कमजोरी आने के साथ ही कई सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये स्थिति बेहद नाजुक होती है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक, डेंगू बोन मैरो को प्रभावित कर देता है, वहीं दूसरा शरीर में कई कमियों को पैदा करता है। इस बीमारी के ठीक होने के बाद भी शरीर में कई प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। डेंगू ठीक होने के बाद भी महीनों तक एलोपेशिया, दर्द, वजन का घटना और कमजोरी शामिल है। शरीर की यह परेशानी जल्दी से रिकवरी में भी दिक्कत पैदा करती है। यही वजह है कि व्यक्ति के शरीर में महीनों तक कमजोरी बनी रहती है। कोई भी शख्स आसानी से नहीं उठ पाता है। इससे बचने के लिए डेंगू ठीक होने के बाद भी डाइट को सादा रखने की डॉक्टर बात करते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट की बात करते हैं। फाइबर्स को ज्यादा लेने की बात करते हैं और जूस, नारियल पानी, ये सब एनर्जी देने के साथ ही शरीर के मसल्स को अंदरूनी रूप से मजबूत करता है। तो किस प्रकार से अगर आपको डेंगू हो गया है और इस बीमारी से कैसे बचना है, क्या साइन और सिम्टम है, डायग्नोज करने का तरीका क्या है, कौन से ऐसे टेस्ट कराने हैं जो बेहद जरूरी है, इन बातों पर आज चर्चा की जाएगी। तो लगातार ये देखा जा रहा है देश के अलग अलग राज्यों में डेंगू के लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। पेशेंट लगातार एडमिट हो रहे हैं अस्पतालों में और ओपीडी में पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि अगर किसी को डेंगू हो गया है तो आपको क्या करना है, क्या साइन और सिम्टम है, डेंगू को डायग्नोज करने के लिए कैसे पहचाने, किस प्रकार का ट्रीटमेंट लेना है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अगर किसी को डायबिटीज, किसी को अगर कोई क्रोनिक डिजीज है और डेंगू हो गया तो क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं, कॉम्प्लिकेशंस कब आते हैं और फर्स्ट स्टार्टिंग डेज 3 कैसे होते हैं, बुखार बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है और उसके बाद नहीं उतर रहा तो डॉक्टर से सलाह कब लेनी है, और अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो आपको क्या करना है। बहुत से ऐसे तमाम सवाल जो आके इस प्रोग्राम में आप जवाब दिए जाएंगे, क्योंकि डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बार देखा गया कि दिल्ली और कई इलाकों में फ्लडिंग बहुत हुई, बरसात में पानी जगह जगह जमा हो गया, जिससे लार्वा और ब्रीडिंग लगातार इस पर देखी जा रही है। हालांकि हमारी सिविक एजेंसीज लगातार इस पर काम कर रही हैं, जिससे मॉस्किटो के लार्वा को, ब्रीडिंग को रोका जा सके और इस बीमारी को कम किया जा सके। किस प्रकार का ट्रीटमेंट होता है, हाइड्रेशन अगर बॉडी में पुअर हो गया, अगर आपको वोमिटिंग हो रही है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है। साथ ही साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट करना है आपको बताया जाता है, क्योंकि इसका नॉट एंटीवायरस ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको बता दें। और कई बार ये देखा जाता है कि लोग घरेलू नुस्खे करने लगते हैं। तो घरेलू नुस्खे कितने कारगर हैं इस बीमारी में। अस्पतालों में डेंगू के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिन लोगों, खासकर जो लोग बुजुर्ग हैं, उनको इस बीमारी से बच के रहना है। फुल बाजू के कपड़े पहनने हैं, मच्छरदानी को लगाकर रखना है, मॉस्किटो रेपेलेंट घर में इस्तेमाल करने हैं। बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान देना है। और बताया जा रहा है, कहा जाता है कि अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखें, जिससे कोई भी बीमारी हो तो आप उसको ठीक से झेल सकें। तो डेंगू के मच्छर कैसे पनपते हैं, उपचार क्या है, कैसे करना है, अगर किसी को डेंगू हो गया तो क्या करना है, पोस्ट डेंगू के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, और पोस्ट डेंगू होने के बाद आपको जो परेशानी हो रही है उन परेशानियों से कैसे निपटना है। तो लगातार ये देखा जा रहा है देश के अलग अलग राज्यों में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में डेंगू इस और अपने संक्रमण की रफ्तार को तेज करेगा। तो क्या ये कंटेजिनियस बीमारी है, एक से दूसरे में फैलती है? अगर किसी को हो गया डेंगू तो उसका डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए? तो तमाम सवाल आज आपके
हम लोग इस प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि इस डेंगू जैसी बीमारी से हमको कैसे निपटना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये बात लगातार कही जाती है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार, एक्ससीएमओ कैलाश अस्पताल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला, वाइस प्रेसिडेंट डीएमसी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। जुड़ने के लिए सबसे पहले डॉक्टर नरेश अग्रवाल जी, डॉक्टर नरेश चावला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर नरेश चावला सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि डेंगू केस लगातार दिल्ली एनसीआर के साथ साथ देश के कई राज्यों में बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि अगर कैसे पहचाने कि ये जो बुखार हमको हो रहा है कि डेंगू है, क्योंकि बुखार और भी बीमारियों में आता है, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो मलेरिया हो, कैसे पहचाने कि हमको ये बुखार है वो डेंगू वाला है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। आम आदमी को तो पता नहीं चलेगा उसको क्या है, उसको तो सिर्फ बुखार आएगा। तो ऑब्वियसली अगर बुखार आपका स्टार्ट तेजी से होता है, मसल पेन्स बहुत ज्यादा होते हैं। डेंगू बुखार की खासियत क्या है कि सीधा ही एकदम तेजी से चढ़ जाता है, 103, 4, 5 खुलेआम आसानी से हो जाता है। और पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को ठंड लग के बुखार आता है, और बहुत मसल पेन्स, अंग अंग दर्द करता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। अगर पेशेंट को कोई वायरल सिम्टम्स नहीं है, वायरल सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट को कोई कफ एंड कोल्ड नहीं है, कोई गले में दर्द नहीं है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये डेंगू हो सकता है। ऑब्वियसली आजकल पहले दिन से ये टेस्ट है जिसको कि हम डेंगू NS1 कहते हैं, जो कंफर्म कर देता है। तो मैं कहता हूं कि किसी भी पेशेंट का बुखार अगर तेज है और 103-4 तक जा रहा है और सिंपल केरोसिन या पैरासिटामोल से वो डाउन नहीं जाता, तो उसको फटाफट अपने फिजिशियन के पास जाना चाहिए, और फिजिशियन को सबसे पहले उसका डेंगू NS1 टेस्ट कराया जाएगा। उसमें ऑलमोस्ट ये किट टेस्ट होता है, 2 घंटे के अंदर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है। तो आई वुड से जिस हिसाब से पूरे दिल्ली एनसीआर में पिछले मैं प्रैक्टिकली 1 महीने से देख रहा हूँ, केसेस बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। और डेंगू से अभी तो मैं कहूंगा कि डेंगू की जो स्टीरियोटाइप्स हमें आजकल देखने को मिल रही हैं, वो इतनी खतरनाक शायद नहीं है। तो मेरा ये कहना काफी नहीं है कि वो इतनी खतरनाक नहीं है कि आप देखभाल नहीं कीजिए। अब वो आने वाले कुछ हफ्ते हमें लगता है कि टिल द टाइम ऑफ नवंबर, जब तक ये गर्मी और सर्दी की चल रही है, इस बीच में तब तक कि मुझे लगता है 1.5-2 महीने शायद दिल्ली एनसीआर में डेंगू की मार रहने वाली है। तो हम सबको, आप भी जो क्या मीडिया वाले हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो इसको नेग्लेक्ट ना किया जाए। इफ योर फीवर इज मोर देन 103-4 एंड डज नॉट कम डाउन बाय पर्सन, इफ यू डू नॉट हैव वायरल सिम्पटम्स, चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मलेरिया इस साल अभी इतना ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन डेंगू बहुत ज्यादा हो रहा है, और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते, 4-6 हफ्ते थोड़े खराब रह सकते हैं। तो आप डॉक्टर को जाके NS1 टेस्ट करवाइएगा, और जैसे ही ये पता चले उस किस्म की देखभाल जल्दी की जाए, ताकि इस किस्म की अप्रिय घटना ना हो। ठीक है जी सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि हम लोगों को अपना सुरक्षा खुद करनी है और एहतियात हम लोगों को बरतनी है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं। डॉक्टर अनिल, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि जिस प्रकार से डॉक्टर नरेश चावला ने बताया कि हम लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लगातार लोग कहते हैं कि मुझे बुखार आ गया, और बुखार आने पे अधिकतर ये देखा जाता है लोग पैरासिटामोल या कोई और दवा को ले लेते हैं, उसके बाद ये देखा जाता है टेम्परेचर हमारा डाउन हो गया, लेकिन फिर से ये देखा जाता है कि टेम्परेचर आने लगा, क्योंकि बुखार डेंगू के साथ साथ चाहे वो और कोई वेक्टर बोर्न डिजीज हो उसमें भी आता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सर ऐसे कौन से साइन और सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपको डेंगू है और आपको डॉक्टर के पास जाने की बेहद जरूरत है? देखो सर, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि डेंगू और नॉर्मल वायरस को हमें डायग्नोस करना होगा। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आप सिम्टम्स लेके जाते हो, तो डेंगू के सिम्टम्स अलग होते हैं, वायरस के सिम्टम्स अलग होते हैं। नॉर्मल और ये इसमें अलग अलग डिफरेंशिएशन करके लक्षण आते हैं, जैसे कि जो गला खराब हो गया, वायरल होता है, वह नाक जाने लगते हैं, और बहुत सारे साथ लग जाता है। वायरल होता है, और उसके साथ साथ जैसे टेस्ट कराते हैं तो प्लेटलेट कम आ जाते हैं। तो हम लोग क्या होता है, पेशेंट को बोलते हैं डेंगू हो सकता है या हो सकता है, प्लेटलेट का काम जरूरी नहीं है।
बहुत सारी बीमारियां हैं जो वायरस में भी बढ़ती है, प्लेटलेट में, कोरिया में भी बढ़ती है, डेंगू में तो सबसे बढ़ती है। पर हमें डायग्नोज करना डिफरेंट डायग्नोज करके देखना है कि उसको डेंगू है या डेंगू नहीं। कभी कभी किसी ऐसा लेते हैं तो पता लगता है प्लेटलेट घटने के कारण उसको डेंगू है। हम सबसे पहले जाते हैं तो कंप्लेंट आता है जो हमारे पास आता है तो किसी का कंप्लेंट होता है, बहुत तेज बुखार आता है, 105 तक चला जाता है ना, और उनकी और हड्डी पर बुखार आता है आपको डेंगू में, तो दर्द करता है शरीर, बार बार कंप्लेंट करते हैं मेरे को हार्ट है, मेरे को पत्तियों में दर्द है, और वो अपने आप कंप्लेंट बताता चला जाता है कि भाई इसको ना लग रहा है कि ठीक है सर, थोड़ी आपकी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपकी आवाज को ठीक कराता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आपने जो बोला वो प्रॉपर्ली क्लियर हमारे पास नहीं आ पाया। अभी आपकी आवाज ठीक कराते हैं, फिर आपके पास सर आता हूं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़े हैं। सर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। सर, अगला सवाल मेरा सर आपसे ये है कि कई बार ये देखा जाता है कि डेंगू हुआ और उसके बाद हाइड्रेशन बहुत पुअर होता है, वोमिटिंग्स हो रही हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, और लगातार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इतनी वीकनेस होती है सर कि पेशेंट होता है वो उठ नहीं पाता, और उसके बाद भी कहते हैं कि घर पे ट्रीटमेंट करो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है? बड़ा अच्छा सवाल है चौहान साहब। मैं दोबारा कहूंगा, अगर एक मैसेज मैं आम जनता को, आम पब्लिक को कम्युनिकेट कर पाऊं, कोई भी बुखार हो, हमारा देश एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पसीना बहुत ज्यादा आता है और हमें पानी की कमी बहुत ज्यादा जाती है जी। तो कोई भी बुखार हो, चाहे मुझे नहीं पता मुझे कौन सा बुखार है, द फर्स्ट ट्रीटमेंट इज हाइड्रेशन। छोटी छोटी मात्रा पानी, प्लेन वाटर, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, ओआरएस का पानी, एवरेटेड ड्रिंक्स नहीं, लिम्का, चंपा, ये चीजें अच्छी नहीं है। तो अगर हम सिर्फ पानी की मात्रा अच्छी कर लें, एक अडल्ट जो 50-60 किलो का है उसको अगर बुखार 130 तो 2-3 150 डिग्री हो जाता है, तो मिनिमम इनटेक ऑफ वाटर इज 4-5 लीटर। लेकिन पानी पीने की एक कला होती है, पानी को कभी भी गटागट मत कीजिएगा, उससे उल्टी के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। ट्राई टू टेक स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर मोर फ्रिक्वेंटली। अगर ये मैसेज मैं आम जनता को समझा दूं तो बिलीव मी, आधे केसेस को एडमिट नहीं होना पड़ेगा। एक क्लीनर प्लस अपने हल्के न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, कोई ना कोई फलों का जूस, कोई मौसमी का जूस, कोई संतरे का जूस, कोई सेब का रस अगर मुझे मिलता रहे और साथ में पानी मिलता रहे, तो ये समझ लो कि जो बिगड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अक्सर क्या होता है कि लोगों के पानी न पीने की वजह से क्यों सी बेचैनी ज्यादा होती है और उल्टियां जल्दी शुरू हो जाती हैं। वो उल्टियां शुरू होते ही पानी का इंटेक और कम हो जाता है, तो इसको हमें जल्दी या तो पेशेंट को इंजेक्टेबल यूज करने पड़ते हैं या पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और हॉस्पिटलाइज करने की भी मैं कहता हूँ चांसेस बहुत ही कम जरूरी हैं अगर पेशेंट का बुखार सिंपल बुखार है। वो एक बात मैं वो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना पसंद करूंगा, पैरासिटामोल के अलावा दूसरे जो बुखार की उतारने की दवाइयां हैं, जैसे कि इबुप्रोफेन है, जैसे कि डाइक्लोफेनेक है, डोलो है सर, डोलो तो पैरासिटामोल ही होती है। सिर्फ पैरासिटामोल, जिसमें कि नॉर्मली डोलो कॉमन नेम है, टोसिन कॉमन नेम है, कैल्पोल कॉमन नेम है, सिर्फ यही दवा यूज की जाए तो दूसरी जो पेन जो फ्यूअर लोइंग मेडिसिन हैं, इससे प्लेटलेट काउंट बहुत जल्दी कम हो जाती है। तो इसलिए दूसरे एजेंट कम ज्यादा यूज ना किए जाएं। एक मेफेनेमिक एसिड है जो कि मेफ्टाल नाम से आता है, मेफ्टाल फोर्ट नाम से आता है, उसको हम थोड़ा परमिट करते हैं। इवन निमुसुलाइड, निमुलेट जिस नाम से आता है, नाइस नाम से, उसको भी हम यूज करना कम पसंद करेंगे। तो आई वुड से एक पानी का इंटेक और एक बुखार उतारने के लिए सिंपल ओल्ड पैरासिटामोल पे ट्रस्ट कीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर है, उससे काउंट डाउन नहीं। बिल्कुल दर्शकों, जिस प्रकार से डॉक्टर नरेश चावला ने एक आपको बात बताई, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अधिकतर घरों में देखा जाता है जब भी कोई बुखार आता है तो हम लोग पैरासिटामोल या डोलो ले लेते हैं, हर घर में रखा होता है। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको डेंगू की कंडीशन है तो आप इन दवाइयों को ज्यादा ना लें, इससे आपके प्लेटलेट्स काउंट पर इफेक्ट पड़ सकता है, और अगर हो
तो आप अपने तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा करें, जैसे पानी का आप ज्यादा लें, क्योंकि आपका अगर हाइड्रेशन अच्छा रहेगा तो आप इस बीमारी में आपको थोड़ी सी मदद मिलती रहेगी। हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार जी जुड़े हैं। डॉक्टर अनिल कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर, लगातार ये देखा जाता है कि जब ये बीमारी होती है हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर टेस्ट के बारे में रिकमेंड करते हैं, और सबसे बड़ी बात कही जाती है कि सीबीसी टेस्ट कराना बेहद जरूरी होता है, और कहते हैं कि अगर सीबीसी टेस्ट कराने के बाद पता पड़ जाता है कि आपके प्लेटलेट्स काउंट कितने हैं। मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूं कि कितना प्लेटलेट्स काउंट खतरा नहीं होता है, क्योंकि जब भी प्लेटलेट्स काउंट की बात आती है तो लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। बहुत से लोगों को ऐसी नॉलेज नहीं होती। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको बताइए कि प्लेटलेट्स काउंट कम होने पर क्या करें, और ज्यादा प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहे हैं तो आपको घबराने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। जब प्लेटलेट का घटती है तो हमें डायग्नोस करना है कि वो है क्या, समझे सर? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी 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 सर, बोलिए। जी, तो हमें सबसे पहले ये डायग्नोस करना है कि वायरस है, वो है या मलेरिया है, ये चीजें हमें देखनी। और जब हमें ये पता लगता है कि प्लेटलेट भी हमारे पास 1.5 लाख है या 2 लाख के लगभग है, और सबसे पहले अगर हमें ये पता लग जाए कि मलेरिया है या डेंगू है या वायरल है, तो हम ये करते हैं कि मलेरिया को मारने की दवाई हमारे पास है, डेंगू को मारने की दवाई हमारे पास नहीं है। अगर डेंगू में प्लेटलेटें कम हो रही हैं तो हमें उसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि बुखार आने पे पैरास्टामोल दिया जाता है, वोमिटिंग होने पे वोमिटिंग का इंजेक्शन दिया जाता है, और लिक्विड सबसे ज्यादा दिया जाता है कि उसमें प्लेटलेटें कम नहीं होती है। इसमें आरबीसी क्या है, कम हो जाती है डेंगू के अंदर। आप कभी भी और सीबीसी करोगे तो उसमें आरबीसी देखोगे वो 5 पॉइंट से कुछ होती है, पर वो नीचे घटते घटते 3-2 पॉइंट तक चली जाती है। उसमें फिर हमें देखना है टीएलसी काउंट कितना है। टीएलसी काउंट अगर कम हो रहा है तो हमारी जो बॉडी है बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे बॉडी काम नहीं करती है। उसके बाद हम देखते हैं प्लेटलेट कि कितनी प्लेटलेट है पेशेंट के पास, वो कब तक कवर कर पाएगा। जैसे कि हमने पेशेंट के NS1 एंटीजन कराया, एलाइजा टेस्ट हम मानते हैं कि एलाइजा टेस्ट सबसे बढ़िया होता है। कुछ लोग किट से भी कराते हैं, रैपिड किट से भी कराते हैं। जैसे कि NS1 हमने कराया तो NS1 एक एंटीजन टेस्ट है, ना कि वो एंटीबॉडीज है। कम से कम वो 3-4 दिन में पॉजिटिव आ जाता है। फिर हम उसके बाद IgG IgM कराते हैं, क्योंकि मच्छर ने हमको खाया, उसके अंदर लार्वा छोड़ दिया, फिर हमें वो पता कैसे लगाना पड़ेगा कि वो अंदर तक गया। तो हम एंटीबॉडीज IgG और IgM जब कराते हैं तो वो वायरस अंदर तक चला जाता है। जैसे कि पॉजिटिव आ गया, कभी कभी NS1 पॉजिटिव आता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। डेंगू के भी 4 टाइप होते हैं, डेंगू फर्स्ट, डेंगू सेकंड, डेंगू थर्ड, डेंगू फोर्थ। फर्स्ट जो होता है वो सिंपल होता है, सेकंड जो होता है वो क्लासिकल होता है, थर्ड जो होता है वो हेमोरेजिक होता है, और फोर्थ जो होता है वो सॉफ्ट होता है। जैसे कि सिंपल 2-4 दिन बुखार आया, ठीक हो गया, पॉजिटिव आया, पेशेंट की प्लेटलेटें घटी, पेशेंट रिकवर कर जाता है। कभी कभी आपने भी देखे होंगे डेंगू हुआ जल्दी ठीक रिकवर करके, तो वो सिंपल डेंगू जो हुआ वो सिंपल डेंगू है। दूसरा होता है क्लासिकल, जिसमें बुखार लंबा चलता है, दर्द होता है शरीर में, और वो डेंगू पॉजिटिव रहता है, प्लेटलेटें घटती हैं, वो ज्यादा परेशानी का कारण नहीं होता। तीसरा होता है हेमोरेजिक। हेमोरेजिक में क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं से जैसे प्लेटलेटें कम हो जाती हैं आपकी, आप ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं ले पाते, या कहीं ना कहीं आप मिसगाइड हो जाते हैं कि पैरास्टामोल की जगह आपने कोई पेन किलर ले लिया या एंटीबायोटिक ले ली। एंटीबायोटिक प्लेटलेट को बहुत जल्दी घटा देती है, जबकि इसमें एंटीबायोटिक का कोई उपयोग नहीं होता है। उसके बाद हमें देखना है कि कौन सी एंटीबायोटिक या कौन सी एंटीवायरल दवाइयां हमें देनी है, जिससे कि हमें नुकसान ना हो। अब हमें देखना है कि हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या क्या देना है। हमें सबसे पहले बुखार 105-6 आ रहा तो कोल्ड स्पंज करना है, उसको पैरास्टामोल का इंजेक्शन भी दे सकते हैं, IV जो चलता है आजकल, पेंटोसिड इंजेक्शन भी दे सकते हैं, उसको वोमिटिंग का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। बट सबसे पहले हमें देखना है कि हेमोरेजिक तो नहीं है, कहीं से ब्लीडिंग शुरू तो नहीं होगी। जैसे कि गम से ब्लीडिंग शुरू हो गई, NS वाले रास्ते से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कभी एंटी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिससे डेंजर डेंगू स्टेज। चौथा होता है सॉफ्ट। कभी कभी आपने देखा होगा कि डेंगू आदमी को बुखार आया, उतर गया, फिर उसके बाद फिर बुखार आया, पेशेंट गिर गया सडनली, कभी कभी गिर जाता है, कभी कभी बेचैनी हो जाती है, कभी कभी गर्दन टेढ़ी हो जाती है पेशेंट की, तो हम उसको डायग्नोज करने में कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं कि है क्या मामला है, कुछ और रिलेटेड तो नहीं, कोई दिमाग से रिलेटेड तो नहीं। तो वो होता है सॉफ्ट, वो सबसे डेंजर स्टेज होती है। उसमें हमें डायग्नोज करना कि चारों टाइप के डेंगू में
कौन कौन से इसको लक्षण आ रहे हैं, डिपेंड करता है लक्षण के ऊपर। ठीक है सर, आपने बता दिए 4 स्ट्रेन है डॉक्टर अनिल सर, मैंने आपने बता दिया कि D1 से लेकर D4 होते हैं। इसमें कुछ मैं सवाल और आपसे ऐड करना चाहता हूं कि आपने बताया कि प्लेटलेट्स काउंट 1.5 से 2 लाख होने चाहिए हमारी बॉडी के, हम सबको अच्छे से पता है, लेकिन सर हर किसी का बॉडी का स्टेमिना अलग होता है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। जो 50 प्लस हैं, जो 30 प्लस हैं, जो 60 प्लस हैं, जो 70 प्लस हैं, बहुत से क्रोनिक डिजीज है हमारे देश में देखा जाता है, बहुत से को डायबिटीज है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं। अगर और जब किसी को डेंगू होता है तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम उसी का अलग अलग तरह से होता है। तो सबसे बड़ा सवाल सर इसमें निकल कर आता है कि जो लोग क्रोनिक डिजीज से हैं, अस्थमेटिक हैं, डायबिटिक हैं, हार्ट के पेशेंट हैं या कोई बीमारी है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको अगर डेंगू होगा तो अलग तरह की परेशानी निकल कर आएगी। तो ऐसे लोगों को कैसे एहतियात बरतने हैं? अगर डेंगू अगर होता है तो इनिशियल स्टेप पर घर वालों को क्या करना है, खासकर 60 प्लस के लोगों को? देखिए सर, जिस पेशेंट को पहले डेंगू है उसको पहले अपने शुगर कंट्रोल करना है कि शुगर मेरा नॉर्मल चल रहा है। कभी कभी डेंगू में हम जैसे शुगर वाली चीजें देने लग जाते हैं तो डायबिटीज बढ़ जाती है। डॉक्टर को भी ये देखना है कि इस पेशेंट को किस तरीके का फ्लूइड देना है, जैसे कि हमें डेक्सट्रोज नहीं देना है, नॉर्मल सलाइन देनी है। पेशेंट को ड्राइनेस हो जाती है, लिक्विड की कमी होती है, खाने पीने में दिक्कतें आती है डायबिटीज वाले को। और ये भी देखना है कि उसका कोई ना कोई ऑर्गन इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंगू जो है हिपेटोमेगैली करता है, लीवर और पैनक्रियाज में जाके सूजन पैदा कर देता है। कभी कभी लगता है कि पेट मेरा भारी हो जाता है, पेट फूल भी जाता है पेशेंट का ना। तो ऐसे में क्या होता है, शुगर वाले पेशेंट को अपनी प्रॉपर जांच करानी है, प्रॉपर डाइट जो लिक्विड ले रहा है वो शुगर से रिलेटेड तो नहीं है, और शुगर फ्री डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन से डाइट लेनी चाहिए, और लिक्विड ऐसा लेना चाहिए जिससे उसकी डायबिटीज ना बढ़े, और अपनी डायबिटीज की दवाइयां कंट्रोल करके लेता रहे। कभी कभी इसमें क्या होता है, पेशेंट मल्टीपल फेलियर ऑर्गन में चला जाता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमजोर होती है। मैंने पिछली बार सर इसमें मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं, मेरे मन में आ गया। जैसे आपने बोला कि इंक्यूबेशन पीरियड 8 डेज का होता है, फर्स्ट से लेके 3 दिन तक देखा जाता है कि फीवर आपका कैसा है, 3 से लेके 6 के में देखा जाता है क्रिटिकल फेज माना जाता है, और उसमें ये देखा जाता है कि आपके किडनी फेलियर्स हो रहे हैं, आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, और 7 ऑनवर्ड्स में कहते हैं कि आपको रिलीफ मिलने लगता है। तो जो क्रिटिकल टाइम होता है 3 से लेके 6 डेज के बीच में, ऐसे में कैसे देखभाल और क्या एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है? इसमें जो टाइम पीरियड, जो मेन टाइम पीरियड होता है, फर्स्ट टाइम पीरियड और लास्ट टाइम पीरियड, जो 8वां दिन जो होता है, 9वां दिन, हमें ये देखना है कि पेशेंट को फीवर आ रहा है, बीच बीच में जा रहा है, कितनी फीवर की रेंज है कि 105, 104 तो नहीं जा रहा है। कभी कभी फीवर जो है कम हो जाता है, 99, 99.5। जब फर्स्ट स्टेज होती है तो फीवर की जो ग्रेड है वो ज्यादा होती है, 104, 105 के बीच में आता है। और जैसे जैसे वो ढलता जाता है तो पेशेंट की इम्यूनिटी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उसको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, अपनी प्लेटलेट कंटिन्यू करवानी है, पर डे नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन प्लेटलेट कर रहा है, तो उससे उसको क्या रहता है, रिदम बना रहता है। मेरा जैसे प्लेटलेट है उसका TLC काउंट भी हमें पर डे देखना है, खाने पीने का पूरा सिस्टम रखना है। और अगर हमें ये कि हॉस्पिटलाइजेशन हमें लास्ट में होना पड़ता है, जब हमारी 15 से 30 हजार प्लेटलेट रह जाती है, तो हमें ब्लड ग्रुप चेक करवाते हैं, तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, उसी ब्लड ग्रुप का प्लेटलेट लेकर उसको ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, पेशेंट बच जाता है, उसकी जान खतरे में नहीं होती। पर हाँ, कभी कभी पेशेंट कहता है कि मेरे पेट में भारीपन हो रहा है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, वो किस कारण होता है, वो डॉक्टर को देखना है कि किस कारण हो रहा है, क्योंकि उसमें लीवर इन्वॉल्व होता है। उसका असर कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं। कभी कभी सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि हमें फ्लूइड इन्फ्यूजन हो जाता है, फ्लूइड आ जाता है पानी के अंदर ना, तो उसमें सांस लेने में दिक्कत है, उसमें हम एक्सरे भी करा के देखते हैं। कभी कभी बिगर एक्सरे के हम अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है कि इसमें फ्लूइड इन्फ्यूजन हो गया, तो पेशेंट कभी कभी सफोकेशन बताने लग जाता है, मेरे सांस। तो मतलब ये माना जाए इसका ट्रीटमेंट ही सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, फ्लूइड्स दिए जाते हैं, कोई एंटीवायरल नहीं होगा? एंटीवायरल कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है, जैसे कि हमको मलेरिया को मारने के लिए हमारे पास एंटीवायरल दवाइयां हैं, और टाइफाइड को मारने की दवाइयां हैं, चिकन गुनिया भी कभी कभी हो जाता है लोगों को। सबसे बड़ी बात है कि इसमें दर्द बहुत होता है शरीर में, कि जो हमारी काफ मसल्स होती है वो ऐसे लगती है कि कोई हमें अंदर से फाड़ रहा है उसको, और सिर में बहुत दर्द होता है, वोमिटिंग टेंडेंसी बनी रहती है, वोमिटिंग कम नहीं होती है, और पेट फूल जाता है कभी कभी, क्योंकि सूजन आ जाती है। उसमें हमें उसकी लीवर की जांचें करके देखनी है, अल्ट्रासाउंड भी करके देखना है, उसमें हमें ये पता लग जाती है कि इसमें सूजन किस हद तक आई है और वो उसकी वजह से आई। मेरे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी भी जुड़े हैं। ठीक है सर, आपके पास आते हैं अभी। डॉक्टर नरेश चावला सर,
मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये बात तो डॉक्टर अनिल ने बता दी, लेकिन सर कई बार जब भी मैंने प्रीवियस अपने प्रोग्राम्स किए उसमें जो एक्सपीरियंस निकल कर आया, जब मैं और डॉक्टरों से बात करता हूं तो और भी हर किसी के अपने अलग अलग व्यूज होते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब प्लेटलेट्स काउंट की बात अगर होती है तो उसमें जिक्र ये होता है कि किसी के 50,000 रह गए, किसी के 60,000 रह गए तो लोग डरने लगते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि अगर 20,000 हैं, 15,000 प्लेटलेट्स काउंट होते हैं तब भी हम लोग रिकवर कर लेते हैं। तो ऐसी कौन सी मिनिमम प्लेटलेट्स काउंट कम मतलब माना जाए जिससे बहुत क्रिटिकल कंडीशन मानी जाए? क्या 10,000 से कम? मैं आपको दोबारा बता दूं कि प्लेटलेट्स के नाम से आम जनता में बहुत ही पैनिक क्रिएट किया हुआ है जी, इसीलिए मैं इसको फोर्स कर रहा हूं। जी सर, मैं उसको दोबारा बताना पसंद करूंगा कि अगर आप देखो, फर्स्ट थिंग इज पेशेंट एज, सेकंड थिंग पेशेंट सेक्स, थर्ड थिंग इज पेशेंट को कोई कॉन्कोमिटेंट डिसीज नहीं है। पेशेंट 25 साल से 40-39 साल का है या 15 साल 40 साल का है, अगर उसका वेल बॉडीड है, उसका न्यूट्रिशनल लेवल ठीक है, तो मैं कहता हूँ किसी वजह से डरने की जरूरत नहीं है। पेशेंट घर में बैठे ठीक हो जाते हैं। प्लेटलेट काउंट नॉर्मली 1.5 लाख से 2.5 लाख बताए जाते हैं, हमें वो भी देखना होता है। इसके अलावा हमें पेशेंट का सीबीसी में हेमेटोक्रिट वैल्यू देखनी है। हेमेटोक्रिट वैल्यू, क्योंकि प्लेटलेट को मैंने लोगों को इतना रोते हुए देखा है, डॉक्टर साहब मेरी प्लेटलेट 10,000 हो गई, मेरी प्लेटलेट 15,000 हो गई। अगर पेशेंट की हेमेटोक्रिट वैल्यू ठीक है तो प्लेटलेट काउंट को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। दूसरी चीज जो देखने वाली है वो है जिसकी डेंगू हेमोरेजिक फीवर अगर वो है, पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग हो जाती है। पेशेंट कहता है डॉक्टर मेरे तो नाक में से खून आ गया, पेशेंट कहता है मेरे मसूड़े से खून आ गया, पेशेंट कहता है मेरा पोटी में खून आ गया, पेशेंट के यूरिन में ब्लड आ गया। तो इसके लिए जो भी कॉन्कोमिटेंट डिसीज वाले पेशेंट हैं, जिनको कि हम कहते हैं 40-45-50 साल से ऊपर हैं, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, डिस्लिपिडीमिया है, कोई क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर है, कोई क्रोनिक हार्ट डिसीज है, लंग लिवर डिसीज है, ये पेशेंट्स हैं जिनको कि हम रिस्क पेशेंट कहा जाएगा। इनको डेफिनेटली हॉस्पिटलाइज करवाया जाए और हर चीज रेगुलरली की जाए। इसमें एक्सरे टेस्ट भी होगा फ्लूइड देखने के लिए, उसमें पेट का अल्ट्रासाउंड भी होगा देखने के लिए लिवर इलाज तो नहीं हो गया, किडनी में कहीं ब्लड ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है। तो ये सब देखा जाए तो मैं आपको बता दूं मिस्टर चौहान कि आज से 25 साल पहले एक डेंगू का एक आया था, विच वाज वेरी फल्मिनस। तो आजकल पिछले 8-10 सालों में हमने जो डेंगू की स्ट्रेन सीखी हैं, जो 1-4 टाइप्स आई हैं, वो इतनी फल्मिनस नहीं आई है। तो फर्स्ट से हमारा उद्देश्य आम जनता को एजुकेट करना है, आम जनता को पैनिक से बाहर निकालना है। मैंने हजारों लोगों को एक कहानी बन जाती है, डॉक्टर मेरी काउंट 10,000 हो गई। आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स, आई एम इन प्रैक्टिस इन नॉर्थ दिल्ली, आई हैव सेव्ड मेनी पेशेंट्स विदाउट इवन गेटिंग एडमिटेड। तो सबसे बड़ा वन पॉइंट रूल है, दैट इज हाइड्रेशन, सेकंड इज अवॉइडेंस ऑफ पेन रिलीवर्स एंड एंटीबायोटिक्स, एंड थर्ड इज अगर पेशेंट को बड़ी उम्र है और कोई कॉन्कोमिटेंट ऐसी बीमारी है जिससे उसकी जनरल हेल्थ कमजोर हो जाती है, पेशेंट वॉमिटिंग से है, इट इज ऑलवेज बेटर टू हॉस्पिटलाइज। खाली एक यंग आदमी है जिसकी काउंट 15,000 हो गई है, उसको कोई सिम्टम नहीं है, वो पानी अच्छा खासा पी रहा है, खाना ठीक खा रहा है, फल ठीक खा रहा है, तो कोई उसको कोई ऐसी ब्लीडिंग साइट्स नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, नो डाउट जो दूसरी कंडीशन हमने देखी गई है, मैं आपको बता दूं कि लोगों को मैं एजुकेट करने के लिए, कई लोग पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मेरे 4 दिन बुखार चला बड़ा तेज, तो उसके बाद पेशेंट एकदम ठंडा पड़ गया। ये दिखाता है कि पेशेंट को डेंगू शॉक सिंड्रोम हो रहा है। उसमें हमें देखना होता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हुए कोई ऐसी घटना ना हुए, तो हमें उसको ध्यान दिया जाए। अदरवाइज एबल बॉडीड पेशेंट इफ दे डू नॉट हैव एनी ऑफ द रिस्क सिम्टम्स, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे से सर आपने समझाया, और मैं इसीलिए इस बात पर बहुत ज्यादा प्रकाश डाल रहा हूं क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं सर कि अगर हमारे प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए, 80-90 हजार होते हैं, तब भी लोग घबराने लगते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, पूरे परिवार को बहुत परेशानी होने लगती है। और मैंने भी ये सब देखा है कि 12,000 तक प्लेटलेट्स काउंट होने पर लोग ठीक हो गए हैं और बहुत अच्छी लाइफ को जी रहे हैं। इसमें एक सवाल सर और निकल कर आता, जब डॉक्टर कह देते हैं कि आपके प्लेटलेट्स काउंट कम है डॉक्टर चावला, तो ये बताया जाता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि पपीते के पत्तों का आप सेवन कीजिए, उसका जूस लीजिए, बकरी के दूध की बात कही जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि साइंस इसको कहां तक ठीक मानती है, कितना ठीक है ये लेना? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। 3 चीजें हैं।
एक बकरी का दूध जो 1000 रुपए लीटर तक मिलता है, जी। ग्लोए का जूस और तीसरा पपीते के पत्ते। पर से जो हमारी रिसर्च है, जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की रिसर्च है, उसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। हमारे यहाँ तो एक ही एविडेंस है, एनी फ्रूट ऑफ एनी काइंड, पर्टिकुलरली सिट्रस फ्रूट, उनको अच्छा माना जाता है। फर्स्ट थिंग आई हैव सेड, एनी फ्रूट में हमें उस फ्रूट से हमें मिनरल्स मिलते हैं, तो वो सब अच्छे माने जाते हैं। बट सिट्रस फ्रूट जिसमें संतरा, मौसमी, माल्टा वगैरह आते हैं, वो सब बेहतर माने जाते हैं। ऐसा मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो पानी नहीं पी रहे होते हैं और ग्लोए का जूस जिसमें कि या पपीते के पत्ते जो उतने स्वादी नहीं होते हैं, उससे कच्चा और ज्यादा होता है, वो ज्यादा ले रहे होते हैं। तो इन सब लोगों को मैं कहूंगा सबसे बड़ा महत्व है पानी किसी भी फॉर्म में, प्लेन वाटर, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, वो पानी, नॉट कोल्ड ड्रिंक, लिम्का, कैंपा, फ्रूटी नहीं। नंबर 2, फ्रूट, particularly citrus fruit, they are much better. There is no scientific evidence to suggest कि आप उसको पपीले के पत्ते खिलाते रहिए, ये हमारे साथ थोड़ा गलत है। इसको हम डिसअप्रूव करेंगे, इनका कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक ऐसा प्रूफ नहीं है। तो देखा दर्शकों आपने, डॉक्टर चावला आपको साफ साफ तौर पर बता रहे हैं कि पपीते के पत्ते, जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि पपीते के पत्ते, गिलोय का जूस और भी बकरी का दूध, साइंस इसको अप्रूव्ड नहीं करती है। तो कई बार ये देखा जाता है लोग अपना सेल्फ ट्रीटमेंट करते रहते हैं, ऐसा ना करें। जब भी कोई डेंगू की परेशानी है तुरंत अपने जाके डॉक्टर से संपर्क करें और उसको ठीक से इलाज दिलाएं। लेकिन डॉक्टर चावला, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं। ये देखा जाता है कि कई बार, जैसा आपने पहले भी बताया, कि अगर फीवर आने पर और फीवर उतर नहीं रहा, कई बार ये देखा जाता है कि टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा, और आपने कहा कि ज्यादा पैरासिटामोल को नहीं लेना है, डोलो को नहीं लेना है। बहुत से लोग स्पंजपात मतलब पट्टियां शरीर पर रखने लगते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे एरियाज होते हैं, रिमोट सेंसिंग एरियाज, जहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। हमारा प्रोग्राम वहां पर देखा जा रहा होगा और दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि टेम्परेचर को कम करने के लिए स्पंजपात देना मतलब पट्टी रखना कितना ठीक है? बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा व्यवहारिक सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। ताजे पानी की पट्टी, ठंडे पानी की नहीं, ताजे पानी की पट्टी माथे पे, टांगों पे, पेट पे किया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा, मैं अपने आप को ठीक कर दूं तो मैंने कहा था पैरासिटामोल इज द ओनली टैबलेट विच इज सेफ फॉर टेकिंग इट। अदर पेन रिलीवर या फीवर लोइंग ड्रग्स जो कि डाइक्लोफेनेक है, इबुप्रोफेन है, निमोसिलाइड है, और सबसे लास्ट में हम मेफेनेमिक को भी नाम देंगे। इनको कम से कम यूज किया जाए क्योंकि इनसे प्लेटलेट काउंट बहुत जल्दी डाउन जाती है। जैसा कि हमारे देश में फ्री एंटीबायोटिक पॉलिसी है, लोग किसी बुखार में भी अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक शुरू कर लेते हैं। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना किया जाए, और अगर आपका बुखार 2 दिन तक डाउन नहीं जाता है, मैक्सिमम 2 डेज, उसको मैंने ज्यादा कह दिया, नहीं जाता तो आप अपने फिजिशियन के पास जाइएगा। वो पहले अपना ब्लड टेस्ट भी करवाएगा, फिर ब्लड काउंट भी कराया जाएगा, और जैसे बुखार 4-5 दिन पुराना होता है तो दूसरे जो टेस्ट है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन के हैं, IgG और IgM ब्लड टेस्ट आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट संदेश है, डेंगू से किसी को मरने की जरूरत नहीं है। पहले तो हमने आज बात नहीं की है कि डेंगू को करने वाले मच्छर की ब्रीडिंग कम की जाए, आसपास पानी इकट्ठे न होना दिया जाए, वो एक अलग मुद्दा है। आप अपने आप को बचाइए, आप मॉस्किटो नेट यूज कीजिएगा, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स, ओडोमॉस पैक यूज कीजिएगा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू हो गया है, तो अगर आपको इतना ज्ञान है, हमारे देश में हर कोने में, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी रिसोर्सेज में सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आपका अपना ज्ञान। अगर आप पानी ढंग से पी रहे हैं, हाइड्रेशन, एक 60 साल का आदमी 3-4 लीटर 4.5 लीटर पानी पी रहा है, तो क़यामत में चीजें नॉर्मली बिगड़ती नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है तो कॉन्टैक्ट योर फिजिशियन एट योर अर्लिएस्ट। और जो ये अपने आप की चीजें शुरू कर लेना देसी तरीके, वो जायज नहीं है। और इस चीज में और भी कहना चाहूंगा, पीपल टेंड टू गो टू क्वैक्स, ऐसा ना करें। हमारे देश में मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के डॉक्टर्स हर कोने में मौजूद हैं, आपको अच्छी सलाह मिल सकती है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार जी भी हैं। डॉक्टर अनिल सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सर मैं आपके पास आऊंगा, डॉक्टर चावला आपके पास सर आऊंगा भी, और डॉक्टर अनिल सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सर ने बताया, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्रेजेंट टाइम में आपकी ओपीडी का किस प्रकार का एक्सपीरियंस है। जो डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं वो किस प्रकार से और कितने पेशेंट को एडमिट होने की जरूरत पड़ती है। और उसी में एक सवाल और ऐड कर रहा हूं, जिसको डेंगू हो गया उसके परिवार वालों को उस पेशेंट की ऑब्जर्वेशन किस प्रकार से करनी है? जी जी, जैसे कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले उसका फीवर चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं। पेशेंट अगर हमें लक्षण लगते हैं तो पहले हम उससे CBC SR MT कराते हैं।
नॉर्मल जो टेस्ट है सीबीसी करा के देख लेते हैं। अगर उसमें प्लेटलेट कम आती है फिर हम उनको कहते हैं कि आप डेंगू की जांच करा लीजिए। उसमें पैनिक होने की कोई ज्यादा बड़ी जरूरत नहीं है। बुखार है, नॉर्मल है, उतर जाएगा। आप अभी घर पे ही रहिए, अपना देखभाल करते रहिए। अभी आपको भर्ती होने की जरूरत नहीं है। जब आपकी प्लेटलेट है कम हो, 5 या 10 हजार प्लेटलेट रह जाए, तब आप भर्ती हो सकते हैं। अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा सकते हैं। इमरजेंसी में अगर हमें ऐसा लगता है कि इसको प्लेटलेट चढ़ानी पड़ेंगे तो उसका ब्लड ग्रुप पहले हम जांच वाच करा के रख लेते हैं और उसके लिए बोलते थे कि भाई डोनर अगर इमरजेंसी में सडनली कभी कभी प्लेटलेटें घट जाती हैं तो उसमें हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर हमें जरूरत पड़ी 5000 प्लेटलेट रहेगी तो हमें ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं 1% जब हमें जरूरत होती है। अगर पेशेंट की प्लेटलेट है 10,000 होगी, उसके बाद दूसरे दिन 12,000 हो गई, तो वो प्लेटलेट कभी कभी उसकी इम्यूनिटी के ऊपर से बढ़ती चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है, जो मैंने देखा है डेंगू वाले पेशेंट को 10,000 प्लेटलेट घट जाएंगी या फिर एकदम 20,000 बढ़ जाती है। कभी कभी पेशेंट कंप्लेंट करता है, डॉक्टर साहब मेरी प्लेटलेट 1 लाख थी, अभी मैंने 2 दिन बाद जांच कराई तो मेरी प्लेटलेट 25,000 रह गई। तो कभी कभी प्लेटलेट सडनली भी घट जाती है और कभी कभी प्लेटलेट सडनली बढ़ भी जाती है, डिपेंड ऑन द पेशेंट इम्यूनिटी। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था कि हमें पपीते के पत्ते या ये जो सब लेने का जो तात्पर्य है कि इसको लेने से प्लेटलेटें बढ़ जाती है, हम लोग इस बात को नहीं मानते हैं। बिकॉज ऑफ प्लेटलेट जो होती है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी और जो हमारी एंटीबॉडीज जो बन रही है उनके ऊपर डिपेंड है कि कितनी जल्दी प्लेटलेट बढ़ा दें, और डिपेंड करता है पेशेंट की एज के ऊपर कि वो कितना यंग है, कोई उसको डायबिटीज तो नहीं है, कोई उसको हार्ट की बीमारी तो नहीं है। तो इसमें पैनिक होने की खतरा नहीं है। हम उनके परिवार वालों को बोलते हैं इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें अभी एडमिशन होने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी पेशेंट को 1.5 लाख पे 3 लाख पे पॉजिटिव आ जाता है, पर हम उसको अगर जब तक एडमिट करके रखेंगे उसका क्लाइमेट 10 दिन तक चलता रहेगा, पेशेंट के घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और पेशेंट को परेशान हो ही जाता है। वो कहता है लास्ट में आके बुखार बीच बीच में 1-2 बार आता रहता है, उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं। जब प्लेटलेट घटे और जब हमें लग रहा है कि पेशेंट को एडमिट करना है तब हम उसको एडमिट करते हैं। कभी कभी क्या होता है जैसे कि शॉक हो जाता है पेशेंट को डेंगू में, वो बेहोश हो जाता है, उसका बीपी कम हो जाता है, उसका हार्ट बीट भी कम हो जाता है। ऐसे केसों में हमें पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। और कभी कभी पेशेंट जब आता है हमारे पास तो वो कहने लगता है, जैसे आजकल महिलाएं होती हैं उनको मासिक चलता है तो ब्लीडिंग हो जाती है डेंगू में, तो हम लोग पैनिक नहीं होते उसमें, वो नेचुरल है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट कहने लगता है मेरी प्लेटलेट घट जाएंगी, तो डॉक्टर को उसको एडवाइस करना है कि ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग टू, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। उसके फैमिली वालों को भी सपोर्ट करनी है, पेशेंट को भी सपोर्ट करनी है। अगर हम पेशेंट के सामने कहेंगे कि ये थोड़ा सा इमरजेंसी वाला केस है तो पेशेंट ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो सोचने लगता पता नहीं मैं ठीक होऊंगा, मेरी प्लेटलेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। परिवार वाले सोचने लगते हैं अब क्या होगा। तो ऐसे में हमें परिवार को सपोर्ट करना है, पेशेंट को भी सपोर्ट करना है, तो डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। ऐसा ही होता है और उसमें हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ हमको उनको एडवाइस करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। आपको दिक्कत हो तो आप आके वापस हमें दिखा लीजिए, जाके तुम्हारी पॉजिटिव है, प्लेटलेट है, दूसरे तीसरे दिन कराते रहेंगे सीबीसी। टीएलसी काउंट बढ़ जाता है तो उसके साथ साथ हमने देखा जैसे टीएलसी काउंट बढ़ता है ना तो प्लेटलेटें भी बढ़ने लग जाती हैं। इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है सारा सिस्टम। माइंड में आदमी ये सोच लेता है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा और वो फिर उसकी प्लेटलेटें हमने देखा कि घटती चली जाती है। और जब लगता है कि कोई मजबूत आदमी लड़का आता है तो उसको देखते वो जल्दी जल्दी प्लेटलेटें बढ़ा दे। जैसे कि मैंने बच्चों में देखा, जो बच्चे हैं 5-6 साल के बच्चे, उनको कभी कभी डेंगू पॉजिटिव आ जाता है। कभी कभी हमने देखा कि 6 महीने के बच्चे को हो जाता है, 1 साल के बच्चे को भी हो जाता है, कोई इफेक्ट नहीं आता। उनको सिर्फ पैरासिटामोल, थोड़ा बहुत मल्टीविटामिन दिया जाता है, बच्चा बहुत जल्दी रिकवर करता है डेंगू में, अकॉर्डिंग टू ओल्ड एज के उसमें। और यंग एज में ओल्ड एज में बहुत डिफरेंस है। बच्चे को कभी डेंगू इतना इफेक्ट नहीं करता जितना ओल्ड स्टेज वालों को, 55-60 साल जिसको डायबिटीज है। डायबिटीज को लेकर मैंने देखा कि पेशेंट जो डेंगू हो जाता है उनको वीकनेस बहुत आती है, चक्कर आने लग जाते हैं। अब ऐसे पेशेंट को डॉक्टर को देखना है कि वो किस तरीके से उसको हैंडल करे। कभी कभी क्या होता है अनट्रीट हो जाता है, उल्टा ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देता है पेशेंट। तो कभी क्या हुआ, पेशेंट कराया, हमने सीबीसी कराई, टाइफाइड भी कराया, मलेरिया कराया, उसमें टाइफाइड पॉजिटिव आ गया बट प्लेटलेट 2 लाख है, पेशेंट फिर भी बुखार बता रहा है। अब डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें हम डेंगू को मिस कर देते हैं और उसमें हम एंटीवायरल दवाइयां देने लग जाते हैं, टाइफाइड की दवाई देने लगे, जैसे मोनोसेप हुआ और बहुत सारी सर इसमें एक क्वेश्चन मैं और ऐड करना चाहता हूं, जैसा आप बोल रहे हो उसमें मुझे याद आ गया कि कई बार ये देखा जाता है किसी को डेंगू हुआ था
घर के दूसरे सदस्य को भी डेंगू हो गया कुछ दिनों बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, तो सेम मेडिसिन को फॉलो सेकंड मतलब घर का जो दूसरा सदस्य है वो करने लगता है। लेकिन अगर देखा जाए, जिस प्रकार से हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अगर 35 साल की किसी की उम्र है, किसी की 25 साल है, कोई 50 साल का है, तो ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। और बहुत से घरों में ये देखा जाता है कि ओवर द काउंटर सेल्फ ट्रीटमेंट बहुत होता है। तो कितना हानिकारक है ये सर सबसे ज्यादा हानिकारक ये है, क्योंकि आप विदाउट डॉक्टर की परामर्श के आपने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, उस ट्रीटमेंट का इफेक्ट आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। क्योंकि डॉक्टर के पास जब आप जाते हो, तो मैंने आपको पहले भी यही बात कहा था कि सारी बुखारें जो है डेंगू नहीं है, हो सकता है वायरल भी हो उसको, हो सकता है टाइफाइड भी हो उसको, पर हमने उसको दवाइयां शुरू कर दी अपनी वाली, उसने अनट्रीट होकर वो दवाइयां खाना शुरू कर दिया, उसको बॉडी पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो हर विदाउट परामर्श फैमिली के मेंबर को वही दवाई शुरू नहीं करनी चाहिए। हो सकता है डेंगू भी हो। तो सर ये टेस्ट कराना मैंडेटरी है? अगर कोई फीवर है तो टेस्ट कराना मैंडेटरी है NS1 स्ट्रेन का? सर मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, टेस्ट हम अर्जेंट नहीं कराएंगे। फर्स्ट टाइम पेशेंट को बुखार आया, उसको दवाइयां दी, 3 दिन का वेट करने के लिए हम बोलते हैं कि आप 3 दिन वेट कर लीजिए। 3 दिन बाद आप अगर बुखार ठीक नहीं होता है तो आप 3 दिन बाद आके CBC अपनी ये करा लीजिए, उसमें हमें पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है। उसी हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें लगता है लक्षण डेंगू के हैं तो हम डेंगू, CBC, मलेरिया सारा करा लेते हैं, क्योंकि पेशेंट को फिर बार बार दिक्कत ना हो। एक बार कलेक्शन लिया ब्लड का, भेज दिया। पर ये है कि पेशेंट को हमें समझाना पड़ेगा, 3 दिन बाद ही आपकी जांच करेंगे। OPD में पेशेंट आता है दिखाने नॉर्मली, सर मुझे बुखार आ गया सडनली रात को, हो सकता है वो वायरल हो, उसकी हमने दवाई दी वायरल की, वो ठीक हो गया। पर अगर उसको वायरल नहीं है और उसको बुखार बार बार आए जा रहा है, तो दिस इज डेंजर, ये कोई ना कोई वायरस है जो इनके अंदर है। सर डेंगू क्या कंटेजिनियस भी है? कंटेजिनियस, हाँ जी सर, जी। डेंगू फीवर जो है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि भाई उसको तेज बुखार आया। वायरल में भी 105-6 बुखार आता है सर, हेडेक भी होता है, पैरों में दर्द भी होता है, बदन में दर्द भी होता है। इस समय हमारा सबसे बड़ा मामला ये है कि हमें डायग्नोज करना है कि बुखार किस टाइप का है। हमने सडनली उसको पैनिक कर दिया, भाई तुम्हें डेंगू हो गया, पेशेंट एकदम पैनिक में आ जाता है। हमें सबसे पहले उसको OPD में ये समझा दें कि ये पैनिक नहीं है, अब ये नॉर्मली दवाइयां ले लीजिए, बार बार अगर बुखार आता है तो फिर हम टेस्ट कराएंगे। कम से कम 3 दिन का टेस्ट का गैप रखते हैं कि वायरस उसके ब्लड में आ जाता है उस समय, तो हमें सारा कुछ पता लग जाता है। हम फर्स्ट टाइम अगर जांच कराते तो कुछ हमें मिल नहीं पाता, डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है कि इसको हो क्या रहा है, बार बार फिर कराते, फिर दोबारा फिर डेंगू कराते। ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं आ पाता, उसमें प्लेटलेट घटने लग जाती है। ये बहुत पैनिक का है मामला, कि सोचने वाला विषय ये है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, वायरल है, और प्लेटलेट कई कारणों से घटती है। किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज है, उससे भी प्लेटलेट घटती है, और किसी किसी पेशेंट का ये भी देखा गया है कि इसके 1 लाख से आगे प्लेटलेटें जाती ही नहीं है, पहले से उसको कोई क्रॉनिक डिजीज है, उसकी वजह से उसकी प्लेटलेटें कम रहती है। तो डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर कि उसको कैसे डिफरेंशिएशन डायग्नोज करके देखना है, भाई इसको क्या है, कैसे है, ये वायरल है या डेंगू हो सकता है या मलेरिया हो सकता है। जैसे कि मलेरिया किसी को हुआ, उसको चिल सर्वाइकल्स के साथ जोर से ठंड लग के बुखार आता है। जब जोर से ठंड लग के बुखार आता है तो वायरल सिस्टम भी हो सकते हैं, मलेरिया भी हो सकता है। बट ये हमें डायग्नोज करना है कि इसकी मलेरिया की जांच करानी। अब उसमें डिफरेंट जांचें भी होती है, जैसे कि हम NS1 कराते हैं डेंगू के लिए, तो रैपिड टेस्ट होता है, एक एलाइजा टेस्ट होता है। एलाइजा टेस्ट हम ब्लड से सीरम निकाल के जब जांच करते हैं, वो सबसे बेस्ट टेस्ट माना जाता है। और रैपिड किट वाला टेस्ट है, होता वो भी टेस्ट ही है, पर उसमें जल्दी हमें रिकवर हो जाता है किट के हिसाब से, क्योंकि किट के उसमें टाइम नहीं लगता, एलाइजा में टाइम लगता है थोड़ा, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन सर डॉक्टर अनिल, इस बार ये देखा गया कि फ्लडिंग बहुत थी। अगर खासकर दिल्ली NCR की बात करें, दिल्ली की बात की जाए और ईस्ट दिल्ली की बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात की जाए, तो यमुना ने अपना बहुत रौद्र रूप दिखाया था। और भी स्टेट्स की अगर बात की जाए, चाहे वो यूपी के हों, हरियाणा के हों, चाहे वो राजस्थान के, वहां फ्लडिंग बहुत हुई। और फ्लडिंग के बाद ये देखा गया था कि आई फ्लू लोगों में बहुत हुआ। अब ये देखा जा रहा है कि वाटरबोर्न डिजीज बहुत ज्यादा हो रही हैं। अगर डेंगू का लगातार समय बढ़ता जा रहा है और कहा जा रहा है सितंबर अक्टूबर में ये पीक पे भी जा सकता है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि डेंगू की रोकथाम को रोकने के लिए हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारियां क्या हैं, जिससे इस बीमारी को रोका जा सके? क्या करना है जिससे
डेंगू का जो मॉस्किटो एडिस फीमेल मॉस्किटो, इसकी ब्रीडिंग को, इसकी लार्वा को स्प्रेड होने से रोका जा सके। हालांकि एमसीडी लगातार अथॉरिटीज इस पर काम कर रही हैं। हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारियां क्या हैं? सर, हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी ये है कि हमारा जो एरिया जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको साफ सफाई करें। जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा उस पानी को वहां से निकासी करें, या उस पे हम केरोसिन डालें। जो कूलर हमारे आसपास में रखें उनको सफा करके अलग रखें। सबसे ज्यादा देखा गया है कि मच्छर जो डेंगू का है वो कूलर के अंदर मिलता है, या कहीं नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे भी हमें देखना है, या जहाँ पे कहीं लोग नया शिफ्ट करके घर के अंदर गए हैं, सबसे ज्यादा वहां पे एडिस मच्छर पाया जाता है। और लोग कहते हैं कि दिन में काटता है या शाम को काटता है, ये मिथ्या है, वैसे हम मानते नहीं है डॉक्टर लोग। और ये कहते हैं कि 2 फुट से ज्यादा उठता है या 3 फुट लेकिन से ज्यादा। इसमें मैं कुछ और बता दूं सर, जैसा मैंने रिसर्च में पढ़ा और अपने और डॉक्टर से जब इंटरव्यू ली अपने प्रीवियस चैनल्स में और जगह, तो मैंने जब जाना तो ये भी कहा गया कि जहां सनलाइट नहीं पहुंचती है वहां पर ये मॉस्किटो ज्यादा होते हैं। यस सर, कुछ जगह ऐसा बोलते हैं कि मॉस्किटो जहाँ सनलाइट पहुंचती है वहाँ ज्यादा होते हैं। खासकर मॉल की अगर बात की जाए, ऑफिसेज की बात की जाए, जहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती है। यस सर, बेसिकली सर मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने डायग्नोज किया पेशेंटों को, जो फ्लैट्स के पेशेंट आते हैं वो 7th फ्लोर 20वीं फ्लोर पे रह रहे हैं, वो पॉजिटिव हो गए। वहां पे भी देखिए आप जाके, ये सब मिथ्या है कि रात में काटता है दिन में काटता है। मॉस्किटो है, कहीं भी मिल सकता है। आप कहीं पार्क के अंदर बैठने जाते हो, वहां भी आपको अभी बचना है, पार्क के अंदर नहीं जाना है। जहाँ पानी बहुत दिन से इकट्ठा हो रहा है वहां पे नहीं जाना है। जहाँ पे पार्क की साफ सफाई नहीं हुई है और वहाँ पानी भरा है, बारिश हुई है, तो वहां पे भी मच्छर पाया जा सकता है। नालियों के अंदर मच्छर पैदा हो जाते हैं, वहां पे आपको केरोसिन डालनी है अपने आसपास में, सफाई करवानी है उसकी। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पानी को तो बिल्कुल इकट्ठा नहीं होने देना। जहाँ ज्यादा पानी है, जहाँ ज्यादा पार्क गंदे हैं, उन जगह से हमको बचना चाहिए, कभी भी नहीं जाना। और हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि हमें साफ सफाई रखनी है और अपने क्षेत्र की भी साफ सफाई करवानी है। अगर कोई नहीं कर रहा तो एमसीडी से जाके करवानी है। खुद भी आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रति निभाओगे तो आपके लिए फायदा रहेगा, आपकी परिवार सुरक्षित रहेगा, आपके अगर पड़ोसी सुरक्षित रहेंगे। जैसे कि 5-7 घर है, उनको देखना चाहिए कि आपके पेड़ों का सफाई हुआ है या लार्वा तो कोई नहीं, आपको वहां पे सफाई करवानी है। तो ये सब लोगों को इकट्ठा करके देखना है। एक मोहल्ले वाइज जैसे लोग देखते हैं, कॉलोनी वाइज लोग देखते हैं। इंडिया में सबको सोचना पड़ेगा, तभी आप लोग बीमारियों से बच पाओगे। आपने सुना होगा 2009 में कोई फ्लड नहीं आया था। 2009 में सबसे ज्यादा डेंगू आया था, आप याद करिए पिछले दिन 2009 में सबसे ज्यादा फैली। ठीक है सर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर नरेश चावला सर मैं आपसे करना चाहता हूं, समय मेरे पास बहुत कम है, जल्दी से बताना पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या है? देखा जाता है बहुत सारी परेशानी, वीकनेस, बॉडी पेन, बालों का झड़ना डेंगू के बाद देखा जाता है। सर ऐसी कंडीशन में क्या करें? पोस्ट डेंगू में जितनी भी आपने प्रॉब्लम बताई हैं ये हो सकती हैं, बट दे आर जनरल प्रॉब्लम्स। पेशेंट को अगर विटामिन शुरू से दिए जाएं, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी और दूसरे विटामिन और मिनरल्स अच्छे दिए जाएं, तो पोस्ट डेंगू की एक थकावट सी रह जाती है। पर्टिकुलरली जो 50 या 60+ लोग हैं उसमें फटीग सा रहता है, बट इन यंग पीपल ऐसा कोई लंबा केस नहीं है। तो हम कहेंगे एक न्यूट्रिशियस डाइट, एक एनी विटामिन सिरप, कैल्शियम अगर अच्छे से दिया जाए, मिनरल दिए जाए, और जैसे कि पेशेंट को मैंने शुरू से एडवोकेट किया है, गुड न्यूट्रिशियस डाइट एंड गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर आर द बेस्ट। एंड जहां तक ये बालों का झड़ना हुआ, मोर ऑफ जनरल सिम्टम्स, उनको आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर एक बार डेंगू रिकवरी हो गई है तो आपकी इम्यूनिटी लंबी भी चलती है। बिल्कुल, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए, डॉक्टर अनिल कुमार जी आपका और डॉक्टर नरेश चावला जी आपका। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल लगातार बनते रहेंगे कि डेंगू से बचने के लिए क्या कहना। हमने आपको सारी बातें बता दी, इन सारी बातों का एहतियात का आप ध्यान रखें तो आप इस डेंगू जैसी बीमारी से बच सकेंगे। और किसी को हो गया है तो जिस प्रकार से डॉक्टर्स ने बताया कि आपको यह करना है तो आपको वही करना है इस बीमारी से बचने के लिए। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।